हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वन शॉट साइंस, जहां हम प्रत्येक चैप्टर को केवल एक ही वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब। वह प्रक्रियाएं जो एक साथ मिलकर के मेंटेनेंस की जॉब करती हैं, उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। तो लाइफ के लिए मतलब जीवन के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट आवश्यक होता है। मीन्स हमारे शरीर में जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है लगातार, वो जीवन के लिए आवश्यक होता है। किस प्रकार होता है वो समझते हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है वो कैसे बनी है कि सेल ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? सेल का निर्माण करते हैं। सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक पूरे ऑर्गेनिज्म का, एक जीव का निर्माण होता है। अब होता क्या है कि ये जो हमारी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है, इस पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव के कारण ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ब्रेक डाउन ओवर टाइम, ये समय के साथ टूट जाती है। अब जब ब्रेक डाउन हो रही है तो हमारा क्या होगा? रिपेयरिंग होगी। ठीक है, इसे क्या करा जाएगा? रिपेयर करा जाएगा जो टूट फूट हुई। एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, अब उन स्ट्रक्चर को मेंटेन करा जाएगा। स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है? मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं, और इसीलिए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हमेशा हमारे शरीर में होता रहता है। ठीक है, अभी जो लाइफ प्रोसेस है ये हमारी केवल चार हैं। कौन कौन सी? एक न्यूट्रिशन है, एक रेस्पिरेशन है, एक ट्रांसपोर्टेशन है, और एक एस्पिरेशन है। तो इन चारों के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखिए, छोटी सी चीज आती है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये कैसे बताएं? देखिए, अगर वायरस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो लिविंग है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करता है। अगर वायरस सेल को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स किसी चीज के अंदर लैब में रखा हुआ है, अब सेल को इन्फेक्ट नहीं कर रहा, तो उस समय नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। तो अब सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट को या फूड को या एनर्जी के सोर्स को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया। सिंपल भाषा में कहें तो भोजन खाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिशन कह रहे हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट, फूड या सोर्स ऑफ एनर्जी इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। लाइफ ऑन अर्थ, जीवन जो है पृथ्वी के ऊपर, जो जीवन है वो किस पर निर्भर करता है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर आधारित है। और जब जीवन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर आधारित है तो जो भोजन करेंगे वो भी कैसा होगा? कार्बन बेस्ड होता है। डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्स, अभी जो कार्बन सोर्स है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, इसकी जटिलता के आधार पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीव जो होता है वो डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस का प्रयोग करता है, अलग अलग न्यूट्रिशन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ जो होते हैं वो CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भोजन का निर्माण कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट। कुछ क्या करते हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हैं ऑटोट्रॉप से, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं उनसे भोजन को ग्रहण करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के रूप में। फिर बाद में उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। किसकी सहायता से? बायोकैटेलिस्ट की सहायता से, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। अब देखिए न्यूट्रिशन के टाइप। तो न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो जैसे कि हरे पौधे। देखिए, ऑटोट्रॉफिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज है। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इंटरनल एनर्जी रिजर्व क्या होता है कि अब जितना भोजन हमने खाया वो इमीडिएटली यूज नहीं हुआ, थोड़ा सा स्टोर हो गया। तो जो स्टोर हुआ है उसी को क्या करें? इंटरनल एनर्जी रिजर्व कहते हैं। फूड नॉट यूज इमीडिएटली, मतलब जो भोजन तुरंत इस्तेमाल नहीं होता है। प्लांट में वो होता है स्टार्च और एनिमल में वो होता है ग्लाइकोजन। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक फूड फ्रॉम CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब इसकी इक्वेशन याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस की। 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। 6O2 ऑक्सीजन निकल जाएगी जिसे हम ग्रहण करते हैं, एंड 6H2O होता है। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें तीन इवेंट होते हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। अब कौन कौन सी इवेंट है? तो सबसे पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना।
और फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कैसे? और उस केमिकल एनर्जी की सहायता से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है। 2H2O टूटेगा, क्या बनाएगा 2H2 प्लस O2, और एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है वो जो ऑक्सीजन। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। CO2 प्लस H2 C6H12O6 बनाता है। मतलब कि देखो हुआ क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये CO2 से जुड़ी, अब हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है और क्या बन गया? ग्लूकोज बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से आता है। देखो क्वेश्चन कहता है कि क्या ये स्टेप एक के बाद एक होते हैं? ऐसा नहीं है। नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, तुरंत ही एक के बाद एक नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझाते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, रेगिस्तान वाले पौधे होते हैं, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात में क्यों लेते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है स्टोमेटा से। अगर वो दिन में स्टोमेटा खोलते हैं तो वाटर का लॉस ट्रांसपायरेशन के द्वारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, और डेजर्ट प्लांट को वाटर की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि हमारे डेजर्ट में पानी कम होता है, इस वजह से। तो उन्होंने रात में कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसे इंटरमीडिएट में बदल दिया, फिर दिन के समय में वो इंटरमीडिएट कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। अब देख छोटा सा और महत्वपूर्ण बिंदु समझिएगा। देखो अब ये जो है ना फोटोसिंथेसिस की एकदम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब आप सोचो कि यहाँ पे से 6H2 है और यहाँ पे 12 है, तो भाई यहाँ पे से ये 6 है और ये 12 है, तो यहाँ पे हम 6 क्यों नहीं ले सकते? इस वाले 6 से इसमें से 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो 6H2O बचेगा, तब भी बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए क्यों। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दो वाटर के मॉलिक्यूल से कितनी ऑक्सीजन निकलती है? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकल रही है। अगर हमें यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए तो हमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 12 लेने पड़ेंगे ना, तो इसी वजह से यहाँ पे 12 रहते हैं। ठीक, याद रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज, जो CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा से होता है। ट्रांसपायरेशन, मतलब वाटर का वेपर के रूप में लॉस होना, कहां से? पत्तियों से, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब ये स्टोमेटा के डायग्राम, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। ग्रीन डॉट हमारी क्लोरोप्लास्ट होती है, ये जो बीन शेप सेल है ये गार्ड सेल है, और ये स्टोमेटल पोर है। अब गार्ड सेल का फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है। तो गार्ड सेल क्या करते हैं? कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। वाटर एंटर इनटू गार्ड सेल, जब वाटर गार्ड सेल में एंटर करता है तो सेल स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाती है। अब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल के आया तो सेल सिकुड़ जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ एक्टिविटीज। तो कुछ एक्टिविटीज के बारे में हम समझेंगे जो फोटोसिंथेसिस से संबंधित है। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो अब ये चीजों का प्रूफ देखेंगे। हाँ, ये चीजें आवश्यक होती हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। इसे हम कैसे प्रूव करते हैं? एक एक्टिविटी के द्वारा समझो। हमें क्या करना है? प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ, के एक पौधा लेना है जिसकी वेरीगेटेड लीव्स हो। वेरीगेटेड लीफ का मतलब ऐसी पत्तियां जो एक से ज्यादा कलर की होती हैं उन्हें वेरीगेटेड लीफ कहते हैं, जैसे कोरोटन्स की होती हैं, मनी प्लांट की होती हैं। फिर हमें उस पौधे को क्या करना है? डार्क रूम, एकदम अंधेरे कमरे में रख देना है 3 दिन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अंधेरे कमरे में रखेंगे, सनलाइट वगैरह कुछ नहीं होगी, तो जितना भोजन उसके अंदर पहले से इकट्ठा है वो सारा का सारा यूज्ड हो जाए, स्टार्च जो रिजर्व फूड है वो यूज्ड हो जाए। फिर उसके बाद प्लेस इन सनलाइट फॉर 6 आवर, 6 घंटे के लिए हमें उस पौधे को सनलाइट में रख देना है और उसके बाद उसकी एक पत्ती हमें तोड़ लेनी है। फिर उस पत्ती का डायग्राम हम एक पेपर पर बना लेते हैं और उसमें ये चीज देख लेते हैं कि कौन सा पोर्शन कलर्ड है और कौन सा पोर्शन ग्रीन है, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हमें उस पत्ती को डिप इन बॉइलिंग वाटर, उसे बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में 3 मिनट के लिए डुबोना है। उसके बाद हम एक वाटर बाथ लेते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें पानी भरा। उसके बाद एक छोटा सा बीकर लेना है या कोई दूसरी बर्तन लेना है और उसमें अल्कोहल भर लेनी है और फिर उस पत्ती को अल्कोहल में डाल देते हैं। अब हम देखो अल्कोहल को डायरेक्ट तो बॉयल कर नहीं सकते क्योंकि वो फ्लेमेबल होती है, इसीलिए वाटर बाथ के द्वारा करते हैं। अब इसके बाद जब कुछ मिनट के बाद हम क्या देखेंगे कि जब अल्कोहल से पत्ती बाहर निकालेंगे तो पत्ती कलरलेस हो गई होगी और अल्कोहल हमारी कलर्ड हो जाती है। अब इसके बाद हमें उस पत्ती को आयोडीन सॉल्यूशन में कुछ मिनट के लिए रखना है, फिर आयोडीन सॉल्यूशन से निकालना है और आयोडीन सॉल्यूशन को धो देना है। जब हम उसे धो देते हैं, साफ कर देते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है? इस तरीके से कि जो हमारा एक पोर्शन ब्लू ब्लैक देखने को मिल रहा है और दूसरा एकदम वैसे कलरलेस देखने को मिल रहा है। तो जो ब्लू ब्लैक पोर्शन है वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस हुई है, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। जो कलरलेस है वहां पर स्टार्च एब्सेंट है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो जब हम इस पत्ती को, इस जो हमने डायग्राम ड्रॉ करा था उससे ड्रॉ देखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं जो ग्रीन पोर्शन हुआ वो तो ब्लू ब्लैक है
और जो कलर्ड पोर्शन था वो हमारा कलरलेस ही रहा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, इसे प्रूव करना है। तो इसमें क्या करना है, हमें 2 सेम साइज के पॉटेड प्लांट लेने हैं, फिर उसके बाद उन्हें भी हमें क्या करना है, 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में बंद कर देना है ताकि सारा का सारा स्टार्च यूज हो जाए। फिर सनलाइट में रखना है 6 घंटे के लिए, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हम क्या करेंगे, बेल जार के द्वारा इसे सनलाइट में रखते हैं। मतलब दोनों पौधे लिए, दोनों में से एक पौधे के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है जो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसे बेल जार से कवर कर देना है। सेकंड प्लांट को डायरेक्ट बेल जार से कवर करके रख देना है। फिर जो बेल जार है उस सील बॉटम ऑफ जार बाय वैसेलिन के द्वारा हम सील कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं ताकि एयर बिल्कुल भी एंटर ना करके जाए बेल जार में। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो सारे पुराने वाले ही जैसे हैं, जैसे कि हमारे को क्या करना है, 5वें वाले में वही बॉइलिंग वाटर में डिप करना, फिर अल्कोहल के साथ गर्म करना, और फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डालना, फिर उसे पत्ती को निकालना और धो देना, ये चीज़ रहेगी। अब देखिए जो पहले पौधे की पत्ती है वो तो कलरलेस रही, और दूसरे पौधे की जो पत्ती है वो ब्लू ब्लैक हो गई आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद। मतलब फोटोसिंथेसिस मीन दूसरे वाले पौधे में फोटोसिंथेसिस हुई, पहले वाले में नहीं हुई। भाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि पहले वाले में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली थी। तो इससे क्या पता चलता है कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। अब देखिए सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसे कैसे बताएंगे तो वो समझो। हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है, वही सेकंड स्टेप, कमरे में रखना है डार्क रूम में 3 दिन के लिए, उसके बाद उसे 6 घंटे के लिए धूप में रखना है। लेकिन जब धूप में रखेंगे तो उससे पहले हमें एक पत्ती जो होती है उसे ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ताकि बिल्कुल भी सनलाइट वहाँ पर ना पड़े। फिर उसके बाद जो हमें पत्ती है ब्लैक पेपर से कवर हुई उसे तोड़ना है। फिर बाकी स्टेप सेम है, उसे बॉइलिंग वाटर में डालना, अल्कोहल के साथ बॉयल करना, आयोडीन सॉल्यूशन में डालना और उसे रिंस ऑफ कर देना। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पत्ती कुछ ऐसी देखने को मिली। तो जो पोर्शन ब्लैक पेपर के द्वारा कवर था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, स्टार्च एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि कलरलेस पोर्शन है। जो हमारा पोर्शन ब्लू मतलब ब्लैक पेपर के द्वारा कवर नहीं था वो ब्लू ब्लैक हो गया, मतलब वहां पर स्टार्च है, मीन्स फोटोसिंथेसिस हुई है। अब देखिए 3 चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। वाटर की तो ऐसे पानी मत दो, कुछ दिन बाद पौधा अपने आप ही मर जाना है, तो उसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं है। अब देखिए लास्ट पॉइंट समझो। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम इन सभी चीज़ों को मिट्टी से लेता है। अब जो नाइट्रोजन को लेता है वो किस रूप में लेता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में लेता है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जीव जो है वो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते, वो ऑटोट्रॉफ्स से भोजन को ग्रहण करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेते हैं। टेक फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते हैं। अब किस प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, भाई जैसे एक एग्जांपल देखिए, ग्रास, डियर और लॉइन। डियर क्या करेगा, ग्रास को सीधे सीधे खा लेता है तो डायरेक्टली। लॉइन क्या करता है, लॉइन खाता है डियर को। अब डियर ने क्या खाई थी, ग्रास खाई थी, तो लॉइन ने डियर के थ्रू भोजन किससे लिया, भोजन लिया ग्रास से। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्टली। ठीक है, लिया तो ग्रास से क्या, लेकिन किसके द्वारा, डियर के द्वारा, तो इनडायरेक्टली होता है। अब टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा होता है 3 टाइप का, एक होलोजॉइक न्यूट्रिशन, एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगर हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में फूड को लेता है। जैसे मनुष्य है, हम भोजन को सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, तो हम किस में आते हैं, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का होता है बॉडी के अंदर। जैसे कि हमने जब सॉलिड फॉर्म में फूड ले लिया, उसके बाद हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भोजन जाता है और डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन का होता है शरीर के अंदर हो रहा है, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इनसाइड बॉडी होता है, एग्जांपल एनिमल्स। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भोजन प्राप्त करता है, सड़े हुए, मृत, गले हुए चीजों से भोजन प्राप्त करता है। डाइजेशन आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर होता है। कैसे, मान लीजिए एक हमारे पे वुड है जो कि डेड है और डिकिंग सड़ रही है, उस पर मशरूम हो गई, तो मशरूम क्या करती है, पहले एंजाइम्स को उस वुड के ऊपर रिलीज करेगी। अब वुड जो होगी वो डाइजेस्ट होगी और फिर उसके बाद उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा मशरूम के द्वारा। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बॉडी के बाहर होगा। एग्जाम्पल फंगी, जिसमें ईस्ट, ब्रेड मोल्ड और मशरूम आते हैं और साथ में बैक्टीरिया। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरासाइट क्या होते हैं, यह वह जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के ऊपर रहता है और उसी से भोजन प्राप्त करता है। जैसे हमारे सिर पर जून रह रही है और हम ही से भोजन प्राप्त कर रही है। तो पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय लिविंग ऑन, ऊपर रहे और इन या फिर अंदर रहे, ऑफ इन द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट की बॉडी के अंदर। होस्ट कौन है, हम, और जू कौन है, पैरासाइट। एग्जाम्पल टिक्स, लाइस,
टेपवर्म। अब देखिए कसकटा क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है जिसे अमरबेल के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के स्टेप, न्यूट्रिशन में 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो इंजेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी को शरीर के अंदर प्रवेश कराना, सिंपल। टेकिंग फूड इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर भोजन को ग्रहण कराना। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में टूटना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इनटू ब्लड। अब डाइजेशन हो चुका है, फिर डाइजेस्ट होने के बाद उस डाइजेस्टेड फूड में जो न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजना, ब्लड में भेज देना। उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन अब जब फूड एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, अब ब्लड के द्वारा प्रत्येक सेल तक जाएगा और सेल उसका इस्तेमाल करेगा। एब्जॉर्ब फूड टेकन बाय सेल्स, सेल्स तक के द्वारा लिया जाएगा एंड यूज इट फॉर ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इजेशन, इजेशन में क्या होता है, जो अब अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा उसे बॉडी से बाहर निकाल देना, डिस्पोज वेस्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से बाहर निकालना, इजेशन कहलाता है। अगला टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले अमीबा, अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है एंड फूड टेकन फ्रॉम एंटायर सरफेस, और अमीबा जो है फूड को पूरी सरफेस से ले सकता है, कहीं से भी, कोई फिक्स्ड स्थान नहीं होता है। अब ये अमीबा है और ये रहा हमारा फूड। तो क्या करेगा, अमीबा इस फूड के चारों ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है इस तरीके से, जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। ये घेर लेगा सूडोपोडिया फॉल्स फीट के द्वारा, और फिर बाद में ये वाला हिस्सा मिल जाता है और इंजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और फूड वैक्यूल बन गया। अब फिर फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा एंजाइम्स को भेजेगा और डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और डाइजेशन के बाद उस फूड वैक्यूल में जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। जो फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या डिफ्यूजन के द्वारा बाहर आ जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये डाइजेस्टेड फूड है और ये बाहर की तरफ आ रहा है अमीबा के अंदर। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, अमीबा इस फूड का प्रयोग अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के, जैसे ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर के लिए कर लेता है। और फिर उसके बाद बन जाता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है। अब वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट वाला जो वैक्यूल है वो बाहर की तरफ जाता है, सरफेस से मिलता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकाल देता है, इजेशन की प्रक्रिया हो जाती है। अब बात करते हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की क्या होती है, डेफिनेट शेप, इसकी एक निश्चित शेप होती है एंड फूड टेकन एट स्पेसिफिक स्पॉट, और फूड जो होता है वो एक विशेष स्थान से लिया जाता है जिसे ग्लट के नाम से जाना जाता है। अब ये पैरामीशियम है, ये सिलियां हैं, ये मूवमेंट में मदद करती हैं और साथ ही साथ इनका एक रिदमिक मूवमेंट होता है, मोशन होता है, जिस वजह से ये भोजन को ग्लट तक पहुंचा देती हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देती हैं ग्लट तक, और ग्लट के अंदर भोजन चला जाता है और पैरामीशियम भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से पैरामीशियम भोजन लेता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। अब इसमें सबसे पहले ना एक एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी को हम समझते हैं। हमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है ए और बी, और दोनों के अंदर 1-1 ml स्टार्च सॉल्यूशन आपको ले लेना है। फिर जो टेस्ट ट्यूब ए है इसमें क्या करेंगे, 1 ml सलाइवा ऐड कर देते हैं, मतलब कि 1 ml लार जो है हमारी उसे एक टेस्ट ट्यूब ए में ऐड कर देते हैं। आफ्टर 30 मिनट और 30 मिनट तक उसे रख दीजिए। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन आपको ऐड कर देना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। तो हम क्या देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें तो कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ, मतलब वहां पर स्टार्च एब्सेंट है, और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर हो गया, मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हमने टेस्ट ट्यूब ए में सलाइवा डाली, ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ, मतलब स्टार्च एब्सेंट है, मींस जो सलाइवा है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो अच्छे से डायग्राम देखिएगा एलिमेंट्री कैनाल का। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले हमने ये बनाया, तो ये जो है ये हमारी क्या है, ये है बक्कल कैविटी, या फिर हम इसे कह सकते हैं ओरल कैविटी। तो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, इसमें 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं, तो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में आते हैं, एक तो सबसे पहले तीत, हमारे दांत। दूसरे नंबर की जो चीज आती है बक्कल कैविटी में वो आती है टंग, हमारी जीभ। और तीसरे नंबर की आती हैं सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स, मतलब कि लार ग्रंथियां। अगर हम तीत की बात करें, हमारे मुख में टोटल होते हैं 4 प्रकार के तीत।
कितने? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। एक होते हैं इंसीजर, इन्हें आई से रिप्रेजेंट करा जाता है। एक होते हैं कैनाइन्स, जिन्हें सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होते हैं प्रीमोलर, और एक होते हैं हमारे मोलर। ये 4 प्रकार के तीत होते हैं। ये चारों के जो फंक्शन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे इंसीजर मदद करते हैं कटिंग में, कैनाइन जो होते हैं वो टीयरिंग में मदद करते हैं, मतलब कि भोजन को फाड़ने में। तुमने देखा होगा जो डॉग कैट वगैरह या फिर जो जानवर हमारे कार्निवोर्स होते हैं उनके साइडों में 4 दांत काफी बड़े बड़े होते हैं, नुकीले, उन्हें ही कहते हैं कैनाइन्स। और प्रीमोलर और मोलर ये च्युइंग में मदद करते हैं, मतलब कि भोजन को चबाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से हमारा रहता है जो दांतों के बारे में है। अब इनमें से एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि हमारे जो प्रीमोलर होते हैं ये प्रीमोलर बच्चों के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। इन चाइल्ड, बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंट, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। ठीक है। अब बात करें टंग की, तो टंग क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो क्या करता है? फूड को मिक्स करता है किसके साथ? सलाइवा के साथ। तो अगर हम टंग की बात करें तो टंग का क्या कार्य होता है? मिक्स फूड विद सलाइवा। और अगली चीज बात करें देखिए टंग के बारे में, तो इसके पास क्या होते हैं? बियर, टेस्ट बर्ड। टंग में टेस्ट बर्ड होती हैं जिनसे हमें जो भोजन का स्वाद है उसका पता चलता है। अब बात करें सैलिवरी ग्लैंड की, तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं? सीक्रेट सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलती है, लार निकलती है। अब जो सलाइवा होती है इसमें क्या होते हैं? 2 एंजाइम, कंटेन 2 एंजाइम। सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 एंजाइम हैं? एक एंजाइम है हमारा टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज, एक है सैलिवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन, सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन। और दूसरे एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। अब देखिए सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन की बात करें तो ये क्या करता है? ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है जिसका नाम है माल्टोज। तो इसका फंक्शन अगर हम लिखें क्या करेगा? ये स्टार्च जो होता है हमारे भोजन में उस पर वर्क करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, जो कि क्या है? एक प्रकार की सिंपल शुगर है। लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम हमारा एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो क्या करता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है, प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। और देखिए तीत की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो तीत में क्या होता है? 2 लेयर होती हैं, एक तो हमारी और यहाँ पे होता है, देखो सबसे ऊपर वाली लेयर को इनेमन कहते हैं, उससे नीचे वाली को डेंटाइन कहते हैं, और यहाँ पे होता है पल्प जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह रहती हैं। अब इससे आगे की तरफ चलें तो यहाँ पे इधर वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे जो हमारा हिस्सा है उसका नाम होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स, तो फेरिंग्स क्या है? ये कॉमन पासेज होता है किसके लिए? फूड और एयर के लिए। कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। तो यहां से भोजन भी पास होता है और एयर भी पास होती है। उससे आगे की तरफ हम चलते हैं तो यहां पे आए, यहां पे होता है हमारा एक ढक्कन टाइप की चीज जिसे कहते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस क्या करता है? ये भोजन को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। इपीग्लॉटिस, इसका कार्य क्या होता है? ये जो हमारा फूड होता है वो विंड पाइप में ना चला जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए, उस चीज से रोकेगा। प्रिवेंट फूड टू एंटर इनटू ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया होती है हमारी विंड पाइप। इससे आगे की तरफ चलेंगे
तो हमारी होती है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है? इसे कहते हैं फूड पाइप, भोजन नली, फूड पाइप। ये क्या करेगी? ये फूड को स्टमक तक ले जाने का कार्य करती है। फिर इससे आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पे एक जे शेप की थैली नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टमक के नाम से जानते हैं। और फिर स्टमक से आगे की तरफ एक सी शेप की संरचना होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये रही। अब देखिए, और यहाँ पे होता है हमारा लिवर, इस तरीके से। अब ये जो लिवर होता है, इसमें होती है एक थैली नुमा संरचना इधर, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो बात करते हैं देखो लिवर के विषय में। तो लिवर क्या होता है? ये हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जो क्या प्रोड्यूस करती है? बाइल जूस प्रोड्यूस करती है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, प्रोड्यूस बाइल जूस, जो बाइल जूस बनाती है। इसके कार्य को हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखो, ये जो हमने रेड कलर की बनाई है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, आपने पित्त की थैली के बारे में सुना होगा। तो पित्त की थैली जो है वो ये ही है। ये क्या करती है? बाइल जूस स्टोर्ड, जो लिवर ने बाइल जूस बनाया, उस बाइल जूस को स्टोर करने का जो कार्य होता है, वो किसका होता है? हमारा गॉल ब्लैडर का होता है। जो बाइल जूस है, ये किस में रिलीज हो जाता है? डोड्यूनम में रिलीज हो जाता है, रिलीज इन डोड्यूनम। डोड्यूनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को डोड्यूनम के नाम से जाना जाता है। तो लिवर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लिवर के बाद बात करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक ये कैसा होता है? जे शेप का होता है, एक थैली नुमा संरचना है। स्टमक में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाई जाती हैं तीन चीजें। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें, और तीनों का फंक्शन आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो एक होती है हमारी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम, और अगला तीसरे नंबर की चीज होती है म्यूकस। तो अगर HCl की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? HCl क्या करता है? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हमारे भोजन के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला जाता है, उसे मारने का कार्य होता है। और दूसरा एक्टिव पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिव करने का कार्य भी इसी का होता है। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में। प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। म्यूकस क्या करती है? अभी देखो, HCl जो होता है, जो हमारे शरीर में बनता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उससे तो हमारी जो स्टमक की वॉल है वो क्या हो जाएंगी? बर्न हो जाएंगी, जल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। HCl से स्टमक की दीवारों को प्रोटेक्ट करने का कार्य इसी का होता है। ठीक है। अब हम इससे आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है पत्ती के जैसी कुछ, ये रही, जिसका नाम है पेनक्रियाज। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या करती है? ये बनाती है पेनक्रिटिक जूस। पेनक्रिटिक जूस, पेनक्रियाज जो होती है वो पेनक्रिटिक जूस बनाती है। पेनक्रिटिक जूस के अंदर क्या होते हैं? तीन एंजाइम्स पाए जाते हैं। पेनक्रिटिक जूस के अंदर तीन एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब तीन एंजाइम्स कौन कौन से, ध्यान से समझिएगा। एक एंजाइम होता है एमाइलेज, एक है लाइपेज, और एक है ट्रिप्सिन। जो एमाइलेज होता है वो किस पर वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट पर, कार्बोहाइड्रेट। जो लाइपेज होता है वो वर्क करता है हमारा फैट पर, और जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारा कार्य करता है प्रोटीन पर। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और हमारा जो लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन, और साथ में लिख लीजिए पेप्टोन्स। ये जो पेनक्रिटिक जूस होता है, उसमें जो एंजाइम होते हैं वो कैसे मीडियम में वर्क करते हैं? बेसिक मीडियम में। जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? एक्ट इन बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम में हमारे एक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं। अब इससे आगे की तरफ चलेंगे तो आपको इस तरीके से बनाना है।
देखिए अब ये जो है यहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पहले पार्ट को कहते हैं डोड्यूनम, इस वाले पार्ट को कहते हैं जेजूनम, और इस लास्ट पार्ट को कहते हैं इलियम। और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां पे आप एक संरचना देख रहे हो जो थोड़ी सी उंगली जैसी है, इसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब ये जो देख रहे हो ये हमारी क्या है? ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत हमारी ये होती है। इसमें क्या होता है, हमारा वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस वाले हिस्से को कहते हैं रेक्टम। रेक्टम के अंदर क्या होता है कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो थोड़े समय के लिए यहीं पर स्टोर होता है। और फिर ये है एनस, जहां से ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा ये बाहर निकल जाता है। तो आप ये जो देख रहे हो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी से लेकर के एनस तक ये जो लंबी सी ट्यूब है इसी को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है। कि हमारी ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ से लेकर एनस तक, तो वहां पर जो फूड होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए कैनाल के अंदर होता है राइथेमिकली मूवमेंट। एक लयबद्ध तरीके से गति होती है मसल्स में, जिससे फूड क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ता है। उसी को क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। देखिए मसल ऑफ कैनाल, कैनाल की जो मसल होती है कॉन्ट्रैक्ट राइथेमिकली, वो सिकुड़ती हैं राइथेमिकली, मतलब कि एक रिदम में। इन ऑर्डर टू पुश द फूड, फूड को पुश करने के लिए फॉरवर्ड, आगे की तरफ। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, और इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इट अकर ऑल अलोंग द गट, और ये पूरी की पूरी गट में, पूरी की पूरी नली में होता है। इसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे आपके गए हैं। तो मेक फूड मीडियम बेसिक इन डोड्यूनम। अब देखिए होता क्या है कि हमारे जो पेनक्रेटिक एंजाइम्स होते हैं वो किस में वर्क करते हैं? कैसे मीडियम में? बेसिक मीडियम में। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डोड्यूनम, उसमें भोजन कहाँ से आता है? स्टमक से, जहाँ पे हमारा HCl निकलता है। तो अब उस एसिडिक मीडियम को बेसिक करने का कार्य किसका होता है? बाइल जूस का होता है, ताकि पेनक्रेटिक एंजाइम्स क्या कर सकें? उस पर वर्क कर सकें। तो फूड मीडियम को बेसिक बनाता है डोड्यूनम में। सेकंड, इमल्सिफाई फैट या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या होता है कि हमारे जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम किसका होता है? बाइल जूस का होता है, ताकि लाइपेज उन पे अच्छे से वर्क कर सके और फैट का डाइजेशन अच्छे से हो सके। एक्सक्रिएशन ऑफ एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल सॉल्ट, कि जो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है या बाइल सॉल्ट होते हैं, कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, उन्हें बाहर निकालने का काम भी किसका होता है? बाइल जूस का होता है। अब बात करते हैं एंजाइम्स इन इंटेस्टाइनल जूस, कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, मतलब जो छोटी आंत है, उसमें से जूस निकलता है। अब उसके कार्यों के बारे में हम समझेंगे। तो इंटेस्टाइनल जूस में 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब एमाइलेज क्या करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट पे कौन कार्य करता है? एमाइलेज, और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट। और लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, और इस तरीके से हमारा फैट का भी डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट क्या बने? कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, प्रोटीन का अमीनो एसिड और लाइपेज का फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, हर्बीवोर्स हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। व्हाई? कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, उनकी जो छोटी आंत है वो काफी ज्यादा लंबी होती है, और जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी छोटी आंत जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, वो छोटी होती है। ऐसा क्यों? देखिए हर्बीवोर्स जो हैं वो क्या खाते हैं? घास वगैरह ऐसी चीज खाते हैं, तो उनमें होता है काफी ज्यादा सेलुलोज, और सेलुलोज के डाइजेशन में क्या लगता है? समय लगता है। और इसी वजह से जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है कार्निवोर्स के मुकाबले। फूड हैव हाई सेलुलोज विच टेक लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट, और जबकि कार्निवोर क्या खाते हैं? मीट खाते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। विलाई। अब विलाई क्या होता है? ये होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा उभार होते हैं, रिचली सप्लाई विद ब्लड वेजल्स, जिनमें ब्लड वेजल्स की काफी ज्यादा अच्छे से सप्लाई होती है। मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अंदर की तरफ
इस तरीके की उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, विलाई जो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देते हैं। लैक्टेल्स, लैक्टेल्स क्या है, एक लिम्फेटिक वेजल होती है, मतलब कि विलाई के अंदर एक विशेष तरीके की वेजल होती है जिसका नाम है लिम्फेटिक वेजल्स, जो क्या करती है, एब्जॉर्ब फैट, फैट का एब्जॉर्प्शन करती है। आगे तो फंक्शन याद रखिएगा, विलाई का क्या कार्य होता है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जहां से एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। उसमें एक लैक्टेल्स नाम की लिम्फेटिक वेसल होती है जो फैट का एब्जॉर्प्शन करती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत होती है, उसमें क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। एग्जिट ऑफ वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर। अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है वो एनस के द्वारा बाहर निकलना है। अब एनस से जब बाहर निकलता है तो वहां पे होता है एनल स्पिंचर जो उस चीज को कंट्रोल करता है। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा डाइजेशन का, डेंटल कैरिस और टूथ डिके। अब डेंटल कैरिस या टूथ डिके का मतलब क्या होता है, सिंपल है, हमारे जो दांत है उनका सड़ जाना, वो कहलाता है टूथ डिके। ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइल, तो हमारे दांत में जो इनेमल और डेंटाइल नाम की लेयर है वो धीरे धीरे करके सॉफ्ट हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, डेंटल कैरिस या टूथ डिके कहते हैं। ठीक है, हमारे दांतों में जो भोजन चिपका हुआ रह जाता है खाने के बाद, उसमें जो शुगर होती है उस पर बैक्टीरिया वर्क करते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। अब वो एसिड क्या करता है, सॉफ्टन और डीमिनरलाइज इनेमल, वो धीरे धीरे करके इनेमल को सॉफ्ट कर देता है, डीमिनरलाइज कर देता है। अब डेंटल प्लेक ये क्या होता है, बैक्टीरियल सेल फ्लश फूड पार्टिकल स्टक टू द टीथ। तो देखिए हमारा जो दांत होते हैं उनके ऊपर जो बैक्टीरियल सेल और फूड पार्टिकल चिपक जाते हैं, भाई हमने भोजन खाया, भोजन खाने पर थोड़ा बहुत भोजन हमारे दांतों में रह गया चिपका हुआ, ठीक है, और उसमें थोड़े से बैक्टीरियल सेल हो गए, तो उसी को क्या कहते हैं, डेंटल प्लेक कहते हैं। तो डेंटल प्लेक की वजह से क्या होता है कि जो सलाइवा होती है वो दांतों तक नहीं पहुंच पाती, टीथ तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी सरफेस तक, ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, और इसी वजह से धीरे धीरे करके हमारे जो दांत हैं वो सड़ जाते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि भाई देखो हमें भोजन करने के बाद क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, क्यों, ताकि डेंटल प्लेक हट जाए, और अगर बैक्टीरिया एसिड बनाए भी तो वो जो हमारा सलाइवा है उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। हमारा लाइफ प्रोसेसेस के अंदर 4 चीजें थी, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। तो हम बात करते हैं रेस्पायरेशन के बारे में। तो रेस्पायरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन को प्राप्त करना, एक्वायर करना, एंड यूज इट इन प्रोसेस ऑफ, और फिर उसका प्रयोग करना किस प्रक्रिया में, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स, भोजन के स्रोत को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, फॉर सेलुलर नीड, सेल की आवश्यकता के हिसाब से। अब जो ये जो ब्रेकडाउन होता है फूड का, ये होता है 3 तरीके से, ठीक है, अब समझिएगा। तो सबसे पहले जो C6H12O6 है ग्लूकोज, एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट, जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, प्लस निकलती है थोड़ी सी एनर्जी, 2 ATP के बराबर होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब पायरुवेट बनने के बाद अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ईस्ट के अंदर जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है मीथेनॉल इथेनॉल C2H5OH, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, CO2 प्लस 2 ATP बनते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन है लेकिन उसकी कमी है, जैसा हमारी मसल्स में होता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है और 2 ATP निकलते हैं, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही मसल्स में क्रैम्प होते हैं। मीन्स अगर हम कभी कोई हैवी एक्सरसाइज या वर्क वगैरह कर लेते हैं तो हमें थकान हो जाती है, मांसपेशियां भारी हो जाती हैं, किस वजह से, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के कारण ऐसा होता है। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाते हैं। अब थर्ड तरीका क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्या बनता है, CO2H2O 38 ATP, बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जो डायग्राम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। एरोबिक में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होता है, एनारोबिक केवल साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें एरोबिक में एनर्जी ज्यादा निकलती है 38 ATP, एनारोबिक में एनर्जी कम निकलती है 2 ATP। एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O बनते हैं, एनारोबिक में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये जो ATP है वो क्या है, ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की।
तो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है एटीपी, मतलब देखिए हमने जो रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है वो एनर्जी किस में बदली, वो एटीपी के रूप में बदल गई। कैसे बदलती है वो समझेंगे कब, सेलुलर रेस्पिरेशन में। देखो हमारे शरीर में होता है एडीपी, डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट। तब जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या करती है, एडीपी के साथ पी को मतलब फॉस्फेट को और जोड़ देती है और बन जाता है एटीपी। अब एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में एनर्जी स्टोर है। जब कभी सेल को आवश्यकता होती है एनर्जी की, व्हेन एनर्जी नीडेड, तो एटीपी जो होता है H2O के साथ रिएक्ट करता है और टूट जाता है किसमें, एडीपी प्लस पी में, फॉस्फेट में, और क्या निकाल देता है 30.5 जूल किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल जाती है। मतलब इतनी सारी एनर्जी निकल जाती है और इस एनर्जी का प्रयोग हम किसमें करते हैं, हमारी सेल की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए होता है, या फिर हमारी जो डेली लाइफ की एनर्जी की आवश्यकता उसमें यूज करते हैं। अब प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जब होती है तो उस दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब रेस्पिरेशन होता है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, उस समय वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। अब इनमें प्लांट में क्या होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, प्लांट के अंदर जो सेल्स के बीच में खाली जगह है वो काफी ज्यादा होती है। अब वो खाली जगह क्या काम करती है, एंश्योर ऑल सेल इन कॉन्टैक्ट विद एयर, वो इस चीज को सुनिश्चित करती है कि सारे के सारे जो सेल है वो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में रहे। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन, डिफ्यूजन की डायरेक्शन किस पर निर्भर करती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। भाई इन्वायरमेंट में परिस्थितियां कैसी हैं और प्लांट को आवश्यकता कितनी है उस पर निर्भर करती है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए बात करते हैं रात्रि के समय, नाइट में। अब नाइट में CO2 एलिमिनेशन मेजर एक्सचेंज होता है, CO2 का निकलना मेजर एक्सचेंज है। ऐसा क्यों, भाई नाइट की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, तो भाई ऑक्सीजन तो निकल नहीं सकती, तो बचा क्या, रेस्पिरेशन होगी तो उस दौरान CO2 निकलती रहेगी। दिन के समय में प्लांट में ऑक्सीजन रिलीज मेजर एक्सचेंज होता है। भाई क्यों, अब दिन के समय में रेस्पिरेशन भी हो रहा है लेकिन फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। अब रेस्पिरेशन में जो CO2 जनरेट होती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, तो इसी वजह से ऑक्सीजन का निकलना मेजर एक्सचेंज होता है। अब देखिए एनिमल दो प्रकार के हैं, एक टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं, एक एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या करते हैं जमीन वाले, वो एयर में जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको ब्रीथ इन करते हैं और इनके पास लंग्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं जो पानी के अंदर घुली हुई होती है और इनके पास होते हैं गिल्स। अब होता क्या है कि जो एक्वेटिक एनिमल है उनमें रेस्पिरेशन का जो रेट होता है, जो मतलब ब्रीथिंग का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल के मुकाबले। रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल, जमीन पर रहने वालों के मुकाबले पानी में रहने वाले जानवरों के जो होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने की दर काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों भाई, वो क्या कर रहे हैं, जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम किसका कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है, पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसके मुकाबले क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। देखिए अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, फिर पानी में जो मात्रा है वो कम है किसके मुकाबले, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर है, मींस एयर में ज्यादा ऑक्सीजन है और पानी में कम है, और इसी वजह से रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा और टेरेस्ट्रियल में कम है। यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन टू एब्जॉर्ब O2, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग एनिमल में अलग अलग ऑर्गन होता है। जैसे ह्यूमन, डॉग, कैट, इनमें क्या है, लंग्स हैं, फिशेस के पास गिल्स हैं, कॉकरोच के पास स्पाइरिकल्स होते हैं, मतलब उसके साइड में छिद्र होते हैं, उनसे वो सांस लेता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि जो मनुष्य है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है। तो देखो डायग्रामेटिकली समझेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो होता है नोस्ट्रिल्स। अब नोस्ट्रिल्स क्या होता है, नोस्ट्रिल्स होती है हमारी ये जो नाक है इसमें जो गड्ढे हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, नोस्ट्रिल्स आता है। नोस्ट्रिल्स में क्या पाए जाते हैं, नोस्ट्रिल्स में हमें देखने को मिलते हैं हेयर। अब ये जो हेयर और म्यूकस होता है इसका काम क्या होता है, ये एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, एयर एंड म्यूकस, ये क्या करते हैं, फिल्टर एयर को फिल्टर करते हैं। इसके बाद जाता है हमारा नसल चैम्बर, नसल चैम्बर, नसल चैम्बर के बाद होती है फेरिंग्स जो कि कॉमन पासेज होता है फूड एंड एयर के लिए। फिर होता है लैरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। फिर लैरिंग्स के बाद आती है हमारी ट्रैकिया जिसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। अब ये जो ट्रैकिया होती है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाती है दो में, एक हमारे लेफ्ट लंग के लिए और एक राइट लंग के लिए। इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई, जिनमें ये डिवाइड हुई, इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, इस तरीके से। अब देखिए जब हम लंग बनाते हैं
तो हमारा जो राइट वाला होता है लंग वो थोड़ा सा, सॉरी, जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा सा होता है छोटा, और जो राइट वाला होता है वो होता है हमारा बड़ा पूरा। अब ये वाला छोटा होने का कारण क्या होता है कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है दिल रहता है थोड़ा सा टिल्टेड, मुड़ा हुआ, इस वजह से इधर की तरफ क्या होता है, हमारा जो लंग होता है इधर वाला छोटा होता है। अब ये जो ब्रोंकाई है, अब ये ब्रोंकाई क्या हो जाती है, ये डिवाइड होती है। जिस प्रकार से भी देखेंगे तो हमारा एक पेड़ है, अब पेड़ में से एक बड़ा तना निकला, फिर इसके बाद ब्रांचेज हो गई, फिर उनकी और ब्रांचेज हो गई, फिर उनकी, इस तरीके से अब ऐसे ब्रांचेज बनती चली जाती हैं। इन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और एंड में जाके हमारी आती है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई। ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे होता है नीचे हमारा एक डोम्ब शेप आकृति, डोम्ब शेप स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम ये हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, डायफ्राम जो रहता है। अब इसमें एक चीज और पाई जाती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये क्या होते हैं कि ये जो ट्रैकिया है, यहाँ पे सी शेप की रिंग होती है ब्रोंकाई तक, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन सी शेप रिंग को इन्हें कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये एयर पासेज को कोलैप्स नहीं होने देती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब हम श्वास छोड़ते हैं, हवा निकल गई, तो ये जो दोनों वॉल हैं, ये दोनों वॉल आपस में चिपकती नहीं है। किस वजह से, रिंग ऑफ कार्टिलेज के कारण ऐसा होता है। तो देखिए, रिंग ऑफ कार्टिलेज सी शेप की होती हैं और ये एंश्योर करती हैं कि एयर पासेज कोलैप्स ना करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से रहता है। फिर बात करें एल्वियोलाई की, तो एल्वियोलाई क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और एक लंग के अंदर लगभग 300 से 350 मिलियन एल्वियोलाई होती हैं। और एल्वियोलाई पे ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इनकी जो दीवार होती हैं उनमें ब्लड वेजल्स का एक बहुत बड़ा जाल होता है। अब बात करते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना, एक्सपायरेशन मतलब सांस निकालना। अब इंस्पायरेशन के दौरान होता क्या है, रिब्स लिफ्ट अप। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ये जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होती हैं, और ये जो डायाफ्राम होता है ये कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इस तरीके से अगर हम कहें भाई, नॉर्मली इस तरीके से रहता है, ये हमारा मान लो नॉर्मल है। अब जब हम श्वास लेंगे तो उस समय क्या होता है कि जो डायाफ्राम है वो हो जाएगा चपटा, एकदम फ्लैट, ये रहा। अब इससे क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाती है, और चेस्ट कैविटी बढ़ने के बाद जो एयर है वो सक इन अंदर चली आती है लंग्स के अंदर। एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिब्स अपनी अभी लिफ्ट अप हुई थी, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे। डायाफ्राम रिलैक्स, मतलब कि इस तरीके से फिर से ऐसा हो जाएगा, एयर कैप जो चेस्ट कैविटी है वो कम हो जाएगी और एयर बाहर निकल जाती है। देखिए अगला पॉइंट है रेसिडुअल वॉल्यूम। इस पर भी क्वेश्चन आपका बनता है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हमने एकदम दम लगाया और जितना निकाल सकते थे उतनी सांस निकाली, लेकिन फिर भी हम लंग्स में से पूरी की पूरी एयर को बाहर नहीं निकाल सकते, थोड़ी सी एयर बच जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। एयर रिमेन इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। दम लगा के एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो एयर लंग्स के अंदर बच गई उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका काम क्या होता है, ये सफिशिएंट टाइम फॉर O2 टू बी एब्जॉर्ब एंड CO2 टू बी रिलीज। ये सफिशिएंट टाइम देती है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा जा सके और CO2 को रिलीज करा जा सके। और एक और भी काम होता है, ये लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देती है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वही है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन के पास हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, मतलब ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की इसकी सबसे ज्यादा क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो हमारा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा हो रहा है, हीमोग्लोबिन के द्वारा हो रहा है। किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म, घुली हुई अवस्था में होता है। CO2 H2O में घुलता है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेता है, फिर ये टूट जाता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन। तो जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब देखिए कुछ एक्टिविटी दे रखी थी इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, तो वो समझ लेते हैं। एक्टिविटी 5.4। तो इसमें क्या करना है, हमें 2 टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर भर लेना है। अब टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, हमने ऐसा फूंक मार मार के उसके अंदर एयर ब्लो करानी है, और जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको पंप के द्वारा, पिचकारी के द्वारा एयर ब्लो करानी है। होता क्या है कि इसमें जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ए वाला जो है वो बहुत आसानी से मिल्की हो गया और बी वाले में मिल्की होने में समय लगा। अब मिल्की हुआ क्यों,
क्योंकि देखो हम CO2 छोड़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में CO2 है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 क्या करती है, रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, जिस वजह से सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। लेकिन देखो अब हमने जो फूंक मारी, मतलब ए वाले केस में मिल्की जल्दी हो गया और बी वाले केस में मिल्की देर में हो रहा है। इससे पता चलता है कि जो हम श्वास छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है देन एटमॉस्फेयर के मुकाबले। एक्टिविटी 5.5, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें फ्रूट का जूस या शुगर सॉल्यूशन हमें भर लेना है और साथ में उसमें डाल देते हैं ईस्ट, जो कि एक फंगी है। अब होगा क्या यहाँ पे कि उसके बाद ईस्ट हमने डाल दिया जो फंगी है, यहाँ पे हमने एक लगाया कॉर्क, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू लाइम वाटर से पास करेंगे। तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि लाइम वाटर कुछ समय बाद मिल्की हो गया। तो मिल्की किस वजह से हुआ, अब वो समझिएगा कि जो ग्लूकोज था यहाँ पे वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट पे ईस्ट ने वर्क करा और इथेनॉल CO2 बना दिया। अब ये CO2 गया, लाइम वाटर को इसने मिल्की कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। देखिए कुछ नोट हैं, याद रखिएगा। अब सिलिया, अब एक तो पैरामीशियम की सिलिया होती हैं, वो अलग है। ये सिलिया क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, श्वास का जो रास्ता होता है, कौन सा, नोस्ट्रिल, नसल चेंबर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, टेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये जो हमारा नसल क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है। इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होती हैं। ये क्या करती हैं, ये जर्म को, डस्ट को, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें जो है उसे रिमूव करने का कार्य करती हैं। और स्मोकिंग के कारण क्या होता है, ये सिलिया ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है MCQ के तौर पे आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखो। अगर हम एल्वुलर सरफेस को स्प्रेड करते हैं हमारे लंग्स की, तो लगभग 80 मीटर का जो स्क्वायर है, एरिया है, वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है।